पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, न्याय व्यवस्था को सही ढंग से काम में लाने के लिए मंत्री जी ने इस बार बहुत प्रमुख सुझाव सदन के सामने रखे हैं। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि संसद में चर्चा के समय कई बार पक्ष और विपक्ष में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से सदन में तनाव का वातावरण बन जाता है। सामान्य स्थिति में सभी दलों के नेता अपनी भावनाओं को बहुत ही सहज ढंग से रखते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें भुला पाना असंभव होता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय मुख्यमंत्री जी ने देश के सभी बड़े नेताओं के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया था। आज के सत्र के दौरान मंत्री महोदय कुछ ऐसे तथ्यों को सदन के सामने रखने जा रहे हैं जिनसे यह बात स्पष्ट होगी कि क्यों जानबूझकर कुछ सदस्य सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और मुझे अपनी बात सदन में रखने का पूरा मौका मिलेगा। चूँकि मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूं, इसलिए अपनी बातों को रखते समय यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं। सारा विश्व इस बात को जानता है कि केवल भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान किया जाता है और यही हमारी परंपरा है। महिलाओं ने अपनी सूझबूझ और काम करने के ढंग से यह दिखा दिया है कि चाहे वे शारीरिक रूप से पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे पुरुषों से ज़्यादा मजबूत हैं। आज देश का कोई ऐसा पद नहीं है जिससे महिलाओं ने प्राप्त ना किया हो। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि महिलाओं ने कुछ समय पहले देश के ज़्यादातर प्रतिष्ठित पदों पर एक साथ पदभार ग्रहण किया था। महिलाओं द्वारा बनाई गई नीतियों के क्रियान्वयन से देश में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे देश में अच्छा शासन स्थापित हुआ है और देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाया गया है। यदि आज दिल्ली पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस द्वारा दिए गए आपराधिक मामलों के आंकड़ों को देखा जाए और पिछले समय से तुलना की जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं और दुर्घटनाओं में निरंतर कमी आती जा रही है और वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान की जनता यह कहेगी कि सचमुच देश में राम राज्य की स्थापना हुई है। महोदय, महिलाओं के प्रति सामाजिक चेतना और जागरूकता फैलाने में हमारी समाज सेवी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही देश की राजनीतिक में बदलाव का संदेश दिया है और समाज के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियमों की स्थापना की है जिससे हर तबके के, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को तत्काल लाभ पहुंचेगा। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल का समय होने जा रहा है। महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग का असंतोष पिछली सरकारों के सामने आया था, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। देश में भाईचारे का वातावरण बना रहे और सुरक्षा की भावना कायम रहे, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अमीर तथा गरीब के बीच की खाई के बढ़ते हुए अंतर को कम करने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़ाने की हमारी सरकार की सोच बहुत अच्छी है। महोदय, कुछ समय पहले देश के कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में नक्सलवादियों ने अराजकता पैदा की थी। हमारे गृह मंत्री जी ने समस्त मंत्रियों और देश की सेना के अधिकारियों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना है। इस बैठक का नतीजा यह निकला कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी इस समस्या को खत्म करने के लिए अपना पूरा योगदान देने का निर्णय लिया है।
यदि हमें इन परिस्थितियों से ऊपर उठना है तो सबसे पहले देश के युवा वर्ग को रोजगार के उचित साधन उपलब्ध कराने होंगे और जब तक हमारी युवा पीढ़ी देश के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक उन्हें असामाजिक तत्व अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होते जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की बात कही है और न्यूनतम मजदूरी की सीमा को भी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से तय करने का काम किया है। मैं सरकार की उपलब्धियों को सभी माननीय सदस्यों के सामने लाना चाहता हूं, लेकिन सरकार की असफलता को बताने में भी संकोच नहीं करूंगा। हालांकि मैं सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन मैं देश हित की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूं। मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि मुझे आज इस महत्वपूर्ण समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया गया है। यह बात तो हम सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि देश में आजकल जो संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसके बहुत सारे कारणों में से सबसे बड़ा कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का होना है। क्या कारण है कि आज हर व्यक्ति जब किसी समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करता है तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग का ही उल्लेख करता है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ इस दोष का हम पूर्णतया विद्यार्थियों पर नहीं दे सकते। विद्यार्थी वर्ग को उनकी शक्ति से अवगत कराने की जरूरत है। देश के नेता उनके सामने एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित करते हैं। शिक्षक वर्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण उदाहरण उनके सामने रख सकते हैं। माता पिता और अन्य संबंधियों का भी उनके मानसिक विकास में समान योगदान रहता है। यदि विद्यार्थी वर्ग के सामने उपस्थित किसी भी उदाहरण में कोई भी कमी आ जाए तो उनकी सोचने की शक्ति पर विपरीत असर हो जाता है। हमारे नेता विद्यार्थियों के सामने यह भाषण और शिक्षा देते संकोच नहीं करते कि जीवन बहुत सादा व्यतीत करना चाहिए। वस्त्रों पर कम से कम खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन जब इन्हीं नेताओं को अपने जीवन के कुछ उदाहरण सामने आते हैं जिनके द्वारा उनके इस कथन का समर्थन नहीं हो पाता है तो फिर आप ही बताएं कि विद्यार्थी किस चीज़ का अनुसरण करें। मैंने अभी कल ही समाचार पत्र में पढ़ा, एक मंत्री के घर में बिजली का बिल उनके वेतन से अधिक है। ऐसे ही कुछ और भी तथ्य सामने आए हैं जिनको देखकर स्वयं अपने आप को धोखा हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने हमें इस हालत में पहुंचा दिया है। माँ बाप एवं अन्य संबंधियों का भी ऐसा ही असर हमारे विद्यार्थियों पर होता है। उनके आचरण, उनके व्यवहार और अन्य बातों का उन पर काफ़ी असर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, देश की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों पर निर्भर करती है और इसीलिए खेती आधारित उद्योगों को हमारे देश में अत्यधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। देश के हर राज्य से बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की पहल हमारी सरकार को करनी चाहिए और प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कृषि मंत्री जी से विचार विमर्श करके ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिनसे किसानों को त्वरित लाभ पहुंचे। खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की ज़रूरत होनी चाहिए। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में भी उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसानों को रोजगार भी मिलेगा। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और अधिक धन लगाने की आवश्यकता है।
इस योजना में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम इस देश में शुरू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफ़ी हित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार द्वारा कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए पशु खरीदने, मकान खरीदने और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज यह कार्यक्रम हमारे देश में तेजी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ लागू किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार के शक की गुंजाइश नहीं है कि ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन से हमारे देश के गरीब लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि एक समाजवादी देश में न्याय बहुत महंगा नहीं होना चाहिए कि वह गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो। इसलिए आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए न्याय को सस्ता बनाना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में दूसरी कठिनाई यह है कि न्याय मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं।